बात है। और उसके अलावा फिर हम लोग टेबल में हर एक पार्ट को एक एक करके डिस्कस करते चले जा रहे हैं। वो टेबल के पार्ट को तुमको नोट नहीं करना है, बट उससे रिलेटेड कुछ कुछ पॉइंट जो नोट करना होगा वो सारा का सारा पॉइंट हम एक एक करके एक्सप्लेन करते चले जाएंगे। जैसे मान लो सबसे पहला पार्ट अगर हम लोग कंसिडर करते हैं तो सबसे पहला पार्ट हम लोग आराम से हाइब्रिडाइजेशन वाले पार्ट में sp हाइब्रिडाइजेशन लिख सकते हैं। अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो उस केस में जैसे इन जनरल sp हाइब्रिडाइजेशन बनाने के लिए हम लोगों को 2 सिग्मा बॉन्ड चाहिए। अब सिग्मा बॉन्ड के अलावा पाई बॉन्ड हो तो उससे मतलब नहीं है, लेकिन एटलीस्ट 2 सिग्मा बॉन्ड तो होना चाहिए। 2 सिग्मा बॉन्ड हो या एक लोन पेयर एक सिग्मा बॉन्ड हो, कुछ भी पार्ट उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन 2 सिग्मा बॉन्ड कम से कम चाहिए। तो यहाँ पाई बॉन्ड हो या ना हो, दूसरे साइड पाई बॉन्ड हो या ना हो, या फिर दोनों तरफ पाई बॉन्ड हो या ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा हम लोगों को, लेकिन 2 सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए। अगर मान लो कि हम लोगों को 2 एटम्स के बीच में रिपल्शन को बिल्कुल मिनिमाइज करना है, तो कोई भी 2 एटम्स दे रखा है जिसके रिपल्शन वाले पार्ट को बिल्कुल मिनिमाइज करके रखना है, तो अगर रिपल्शन को मिनिमाइज करना होगा तो हमेशा हम लोग उसको मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना चाहेंगे। तो हमेशा चाहेंगे कि वो 2 एटम बिल्कुल मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो। तो उसको ऐसा समझो कि ए वाले एटम्स के एक तरफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और एक और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच के रिपल्शन को बिल्कुल मिनिमम रखना है, और लोन पेयर यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर सकता क्योंकि 2 ही सिग्मा बॉन्ड होना है। तो 2 सिग्मा बॉन्ड वाला पार्ट हो रहा है। हम लोग इस तरह के केस में AB2 टाइप मॉलिक्यूल कंसिडर कर सकते हैं आराम से। AB2 टाइप 2 बॉन्ड वाले पार्ट होने चाहिए। अगर इन दोनों लोन पेयर के रिपल्शन को मिनिमम रखना है तो मैक्सिमम डिस्टेंस पे जब इसको लेके जाएंगे तो एक लोन पेयर एक साइड जाएगा तो दूसरा एग्जैक्टली उसके 180 डिग्री दूसरे साइड चला जाएगा। तो इस केस में एक एटम के रिस्पेक्ट में दूसरा एटम वाला पार्ट बिल्कुल 180 डिग्री अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। तो ये एटम ए एटम और बी एटम, मतलब एक बी एटम दूसरा ए एटम और एक बी एटम वाला पार्ट, ये बिल्कुल 180 डिग्री बेसिकली एक लाइन के फॉर्म में रहेगा। इस चीज को हम लोग लीनियर शेप आराम से बोल सकते हैं। तो जब हम लोग sp हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो sp हाइब्रिडाइजेशन में सबसे पहला सिनेरियो जो हम लोग को लेना होता है उसमें हम लोग यही कंसिडरेशन लेके चलते हैं कि अगर केवल सिग्मा बॉन्ड रहा तब क्या होगा। तो अगर सिग्मा बॉन्ड रहा तो AB2 टाइप का स्ट्रक्चर होगा, और AB2 टाइप के स्ट्रक्चर में ए के रिस्पेक्ट में दोनों जो बी वाला पार्ट है बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इस चीज को हम लोग लीनियर शेप भी बोला करते हैं। तो एक तो ये ध्यान रखना कि जो हम लोग का हाइब्रिडाइजेशन है उसमें हम लोगों का कौन से टाइप का फॉर्म है, कौन से टाइप के फॉर्म का मतलब उसमें बॉन्ड पेयर है कि लोन पेयर है। और अगर बॉन्ड पेयर है तो उसके हिसाब से एटम्स कहाँ कहाँ होगा, एक ये पार्ट, और एक एंगल का भी हम लोग को ध्यान रखना है, बॉन्ड एंगल वाला पार्ट। अगर यहाँ पे बॉन्ड एंगल की बात करें हम लोग थीटा वाला पार्ट, तो आराम से हम लोग 180 डिग्री एंगल बोलते हुए काम कर सकते हैं। दूसरा इसमें कंसिडरेशन ये हो सकता है कि अगर हम लोग को sp हाइब्रिडाइजेशन बनाना है तो हम लोग एक बॉन्ड पेयर रख सकते हैं और सेंटर एटम पे एक लोन पेयर रख सकते हैं। बट एक चीज सोच के देखो कि अगर 2 एटम है, केवल 2 ही एटम है, तो 2 एटम के केस में लीनियर शेप के अलावा कुछ निकल के आएगा क्या? 2 एटम है, जब भी कोई 2 पॉइंट को हम लोग ज्वाइन कराएंगे तो हमेशा एक लाइन निकल के आएगा, मतलब इस केस में हमेशा एक लीनियर शेप निकल के आएगा। और बॉन्ड एंगल जैसा कोई चीज एग्जिस्ट नहीं कर सकता क्योंकि एक ही 2 बॉन्ड है। तो जब भी कभी 2 एटम का कंसिडरेशन होगा तो इस तरह के सिनेरियो को हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं, ये अपने काम का नहीं होता है। तो ऑल्दो 2 एटम में sp हाइब्रिडाइजेशन हो भी सकता है लेकिन अपने काम का नहीं है, तो इसलिए हम लोग इस चीज का डिस्कशन नहीं करेंगे। ये सबसे पहला सिनेरियो है sp हाइब्रिडाइजेशन का। फिर उसके बाद अपने sp2 का नंबर आता है। sp2 वाले पार्ट में हम लोग को एटलीस्ट 3 सिग्मा बॉन्ड चाहिए। 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब हम लोग AB3 टाइप के बॉन्ड की बात कर सकते हैं, मतलब सेंट्रल एटम ये होगा और 3 बॉन्ड्स की बात करेंगे तभी जाके sp1p2 हम लोग का sp2 हाइब्रिडाइजेशन निकल के आएगा। तो इस तरह के केस में रिपल्शंस को मिनिमम करने के लिए तीनों के तीनों एटम्स एक दूसरे के साथ बिल्कुल 120 डिग्री पर अलाइन हो जाते हैं। और जब 120 डिग्री पर अलाइन होता है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में तो आराम से एक ट्रायंगुलर शेप आता है। इस चीज को हम लोग ट्रायंगुलर प्लानर शेप बोल सकते हैं। ऑल्दो ट्रायंगल बोलने से भी काम चल जाएगा, ट्रायंगुलर बोलने से भी काम चल जाएगा, लेकिन फिर भी ट्रायंगुलर प्लानर वर्ड इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि आगे जाने के बाद भी ट्रायगोनल वर्ड आएगा लेकिन वो प्लानर नहीं होता। बट एक चीज है कि वहां पे हम लोग ट्रायंगुलर वर्ड यूज नहीं करते हैं, वहां पे हम लोग ट्रायगोनल वर्ड यूज करते हैं। तो इसलिए ट्रायंगुलर वर्ड यूज करने से अपना काम हो जाना चाहिए। बट फिर भी अगर हम लोग का ट्रायंगुलर प्लानर स्ट्रक्चर है तो इस केस में अगर मान के चले कि तीनों के तीनों बॉन्ड्स एग्जैक्टली सेम एटम्स के हैं, अभी के लिए मान के चल रहा है कि केवल
सेम एटम्स के बॉन्ड है तो रिपल्शन का फैक्टर एग्जैक्टली सेम है, और अभी केवल सिंगल सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है तो सब में डबल डबल बॉन्ड है। कहीं पे भी हम लोगों का डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड एंगल के केस में जो बोले था ना रिपल्शन का फैक्टर कि ट्रिपल बॉन्ड ग्रेटर देन डबल बॉन्ड ग्रेटर देन सिंगल बॉन्ड, अभी हम लोग मान के चल रहे हैं कि इस तरह का कंसिडरेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। आइडियल सिचुएशन मान के चल रहा है कि तीनों का फैक्टर सेम है। तब इस तरह के सिनेरियो में हम लोग आराम से इक्वल एंगल 120 डिग्री बोलते हुए काम कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो थीटा है 120 डिग्री, दूसरा एंगल भी 120 डिग्री, तीसरा एंगल भी 120 डिग्री, ये आराम से बोलते हुए काम कर सकते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन में। बट इसमें फिर दूसरा सिनेरियो कि अगर हम लोगों का 3 बॉन्ड पेयर में से एक बॉन्ड पेयर को हटा देते हैं, उसके जगह लोन पेयर डाल देते हैं, तो हम लोग जब स्टेरिक नंबर काउंट करते थे तो हम लोगों का बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों हुआ करता था। अगर हम लोग बॉन्ड पेयर को हटा दे, केवल लोन पेयर को कंसिडर करें, मतलब सॉरी बॉन्ड पेयर को हटा के एक लोन पेयर को हटा डाल दे, तो जो लोन पेयर वाला पार्ट है उसको प्लेस करने के लिए, जैसे अगर हम यहाँ पे शेप बनाते हैं AB3, तो तीनों पार्ट एग्जैक्टली सेम है। अगर तीनों एटम्स एग्जैक्टली सेम है तो लोन पेयर को कहीं भी डालो फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि 3 पोजीशंस हैं जहां पे हम लोग लोन पेयर को डाल सकते थे हाइब्रिडाइजेशन वाले पार्ट में। क्योंकि एक बार जब सेंट्रल एटम में हाइब्रिडाइजेशन होता है तो सारे ऑर्बिटल्स अपने आप को ओरिएंट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर ओरिएंटेशन वाले पार्ट को कंसिडर करते हुए हम लोग काम करें तो इस केस में 3 बॉन्ड्स वाले पार्ट एग्जिस्ट कर रहे हैं और तीनों बॉन्ड्स एग्जैक्टली सेम टाइप के हैं। अगर सेम टाइप के हैं तो कहीं पे भी लोन पेयर को डालो उसको एग्जैक्टली इक्वल रिपल्शन मिलेगा। तो इस केस में हम लोग ऊपर वाले पार्ट लोन पेयर को डालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अगर ऊपर वाले पार्ट को हम लोग छोड़ दें किसी दूसरी जगह पे लोन पेयर को डाले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अगर तीसरी जगह पे लोन पेयर को डालेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीनों जगह अगर सेम है तो कहीं पे भी लोन पेयर को डालो एग्जैक्टली सेम टाइप का कंसिडरेशन है। तो मान लो जैसे यहाँ पे एक लोन पेयर को डाल दिया, अगर लोन पेयर को डालेंगे तो अपने स्ट्रक्चर में वो लोन पेयर दिखाई नहीं देगा। जिस चीज के बेसिस पे हम लोग जो स्ट्रक्चर लोन पेयर के विदाउट कंसिडर करेंगे उस चीज को हम लोग शेप बोला करते हैं। अगर सवाल में ये पूछा कि ज्योमेट्री क्या है, एक काम करते हैं यहाँ पे ज्योमेट्री भी मेंशन करते जा रहे हैं और शेप भी मेंशन करते जा रहे हैं। अगर सवाल में ये पूछा कि ज्योमेट्री क्या है तो ज्योमेट्री वाले पार्ट में हम लोग का ज्योमेट्री अभी भी ट्रायंगुलर प्लानर है, ज्योमेट्री चेंज नहीं हो रहा। लेकिन अगर शेप के बारे में पूछा है तो शेप वाले पार्ट को हम लोग आइदर बेंट शेप बोलेंगे या फिर वी शेप बोला करते हैं। लास्ट क्लास में बेंट या वी शेप का मतलब बताया था। जैसे बी वाला पार्ट है, ए वाला पार्ट है और बी वाला पार्ट है, ये वी टाइप का स्ट्रक्चर है, इसको वी बोलेंगे। और दूसरा बेंट टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है तो इस चीज को हम लोग बेंट शेप बोल सकते हैं। एंगल वाला पार्ट मेरे हिसाब से कभी भी एग्जाम में जब हम लोग शेप की बात करेंगे तो एंगल वाला पार्ट नहीं पूछेगा। अगर मेंस के एग्जाम की बात करते हैं तो एडवांस में एंगल वाला पार्ट पूछेगा। तो उस केस में एक चीज सोच के देखो, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर। तो अगर लोन पेयर का रिपल्शन ज्यादा है, इधर भी रिपल्शन ज्यादा होगा, और बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम है, तो डेफिनेटली ये 120 डिग्री अब नहीं होने वाला है। 120 डिग्री से क्या डेविएशन होगा ये हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे, बट 120 डिग्री अपना एंगल हो नहीं सकता। इस एक चीज का हम लोग को थोड़ा ध्यान रखना होता है। लेकिन आइडियल एंगल की अगर हम लोग बात करें तो आइडियल एंगल हम लोग 120 लेते हुए चल सकते हैं। तो इसलिए हम जब भी कभी शेप में आएंगे लोन पेयर को डालने के बाद तो एंगल्स को मेंशन नहीं कर रहे हैं। आइडियल एंगल लिखना अलग चीज है और रियल एंगल की बात हम लोग करें तो थोड़ा अलग चीज है। तो हम लोग AB2L टाइप में आराम से एंगल वाले पार्ट को छोड़ते हुए काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद तीसरा कंसिडरेशन इसमें हो सकता है कि हम लोगों का एक और बॉन्ड पेयर कम हो जाए, AB1 हो जाए और 2 लोन पेयर हो जाए। तो फिर से जब 2 ही एटम बचेगा तो शेप का डिसीजन करने का कोई सेंस नहीं है। तो इस तरह के सिनेरियो को हम हटा देते हैं। अगर 2 लोन पेयर होगा, 2 ही एटम है, हमेशा लीनियर शेप होगा। तो इस तरह के केस में डिस्कशन करना कोई काम का नहीं होगा, इस चीज को आराम से हटा के चला जा सकता है। अब इसके बाद मान लो जैसे अगर हम लोग थर्ड वाले सिनेरियो की बात करें, sp3, तो जब भी कभी जैसे लेविस स्ट्रक्चर बनाया, लेविस स्ट्रक्चर बनाने के बाद ये देखा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन निकल गया। sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले पार्ट में हम लोगों को 4 सिग्मा बॉन्ड चाहिए, तो आराम से हम लोग AB4 टाइप बॉन्ड की बात कर सकते हैं। अगर AB4 टाइप बॉन्ड होगा तो उस केस में हम लोग का जो ज्योमेट्री वाला पार्ट है उसका कंसिडरेशन हम लिख देते हैं यहाँ से, ज्योमेट्री, उसके बाद शेप वाला पार्ट, और कैसा शेप होता है उसको भी डिस्कस करेंगे। और उसके लास्ट में फिर हम लोग बॉन्ड एंगल वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। तो ज्योमेट्री वाला पार्ट हम लोग का टेट्राहेड्रल कंसिडर किया जाता है। लास्ट क्लास में बोला था कि अपने घर में एक बार पेन से बना के देखना इस चीज को कि
टेट्राहेड्रल शेप किस टाइप का होता है। और क्योंकि कोई भी लोन पेयर नहीं है तो जो ज्योमेट्री होगा वही एग्जैक्टली शेप भी निकल के आएगा। यहाँ पे हम लोग टेट्राहेड्रल शेप की बात कर सकते हैं। और रिप्रेजेंटेशन का तरीका ए के साथ एक बी एटम, दूसरा बी एटम, तीसरा बी एटम और चौथा बी एटम कंसिडर कर सकते हैं। और ये अपने मन पे है, हम इसको जैसा चाहे वैसा डिनोट कर दे, उसको बस ऐसा समझना। जैसे मान लो कि ए के साथ एक एटम यहाँ पे दिखा है, बी एटम, तो इसके बाद जो अगला बॉन्ड है उसको इसके 109 डिग्री पे दिखाना। तो 109 डिग्री पे ऊपर दिखाओ या नीचे दिखाओ, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट 109 पे दिखाना। और बाकी जो एंगल्स है वो प्लेन में बाहर और अंदर जाता है, तो उसको एग्जैक्टली 109 पे तो नहीं दिखा सकते, लेकिन उस टाइप के ही कंसिडरेशन में दिखा सकते हैं। इस चीज को भी हम लोग टेट्राहेड्रल शेप बोल सकते हैं। अपने मन पे कि हम लोग को टेट्राहेड्रल शेप में बॉन्ड्स को किस तरीके से लिखते हुए दिखाना है, वो हम लोग जैसा चाहे दिखाए। इन जनरल ये तरीका होता है कि एक लाइन वर्टिकल होता है, दूसरा उसके 109 डिग्री पे, और बाकी दोनों बॉन्ड्स को हम लोग इस तरीके से डिनोट किया करते हैं। तो उस केस में एक सॉलिड दिखा दिया जाता है और दूसरे वाले पार्ट को यहाँ पे डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है। बट ठीक है, अपने मन पे है कि हम लोग उस टेट्राहेड्रल शेप को किस फॉर्मेट में डालना चाहते हैं, जैसा डालो कोई दिक्कत नहीं है। सारे के सारे बॉन्ड्स एग्जैक्टली सेम है, और सारे बॉन्ड्स अगर सेम है, सब में एंगल वाला पार्ट एग्जैक्टली सेम निकल के आता है। और इस केस में जो बॉन्ड एंगल वाला पार्ट है तो 109 डिग्री 28 मिनट्स निकल के आता है। कहीं कहीं पे 109.5 डिग्री भी बोला जाता है, बट एग्जैक्टली 0.5 नहीं होता, 109 डिग्री 28 मिनट्स वाला पार्ट। यहाँ अगर डबल डैश होता तो उसकी, सॉरी डबल कॉमा होता तो सेकंड्स की बात करते हैं, एक सिंगल कॉमा होगा तो 109 डिग्री 28 मिनट्स वर्ड हम लोग मेंशन कर सकते हैं। ये हम लोग का सबसे पहला सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो ऐसा है कि अगर हम लोग मान लो 3 बॉन्ड पेयर की बात करते हैं और एक लोन पेयर ले ले, तो AB3L टाइप। इस केस में ज्योमेट्री वाला पार्ट तो टेट्राहेड्रल रहेगा, कुछ सोचना ही नहीं है। बट इस केस में अगर मान लो हम लोग शेप की बात करते हैं, तो शेप वाला पार्ट हम लोग कंसिडर करना है। इस केस में किस तरह का हम लोग शेप निकाल के ला सकते हैं, तो जैसे उसको ऐसा समझना कि मान लो अगर हम लोग का बॉन्ड वाला पार्ट है, तो बॉन्ड वाले पार्ट में हम लोग जैसे अगर टेट्राहेड्रल शेप लेके चलते हैं, तो इसमें एक मिनट, अभिषेक सर, अभिषेक सर एक पेन दे दीजिए, तो कोई भी रफ पेन दे दीजिए। जैसे मान लो ये हम लोगों का ये स्ट्रक्चर वाला पार्ट दिख रहा, तो इस केस में जैसे 4 बॉन्ड्स तुम लोगों को दिख रहे हैं, चारों के चारों लाइंस, इसको हम अपने हाथ में अटैच कर रखे हैं। ये एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो बिल्कुल चारों का चारों सिमेट्रिकल शेप है, किसी भी एंगल से रोटेट करो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इस केस में जैसे मान लो 2 ब्लू एटम्स है, 2 ब्लू पेन वाला पार्ट है और 2 ब्लैक पेन वाला पार्ट है, तो इस केस में दोनों ब्लैक पेन एग्जैक्टली तुम लोगों को बिल्कुल सामने ऐसा दिख रहा है। तो उसमें से एक ब्लू पेन वाला पार्ट वो प्लेन में पीछे के साइड चला गया, मतलब एक प्लेन वाला पार्ट मेरे साइड आ रहा है जो तुमको पीछे जाता दिखाई दे रहा है, और एक पेन आगे की साइड आ रहा है जो तुमको कैमरे की तरफ आता दिखाई दे रहा है। इस चीज को हम लोग सॉलिड और डैश बोल सकते हैं। कोई भी बॉन्ड को कहीं से भी रोटेट करके देख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे इस ओरिएंटेशन में जाएंगे, तो इस ओरिएंटेशन में एक ब्लू पेन ऊपर है, दूसरा 109 डिग्री पे एक सिंपल प्लेन में है, उसके अलावा एक ब्लू पेन तुम लोगों की तरफ आ रहा, मतलब कैमरा की तरफ आ रहा, तुम लोगों के डायरेक्शन में आ रहा तो सॉलिड पे बोलेंगे, और जो ब्लैक पेन वाला पार्ट है वो पीछे के डायरेक्शन में जा रहा, उसको डैश पे जाता हुआ बोल सकते हैं। अगर मान लो सारा पॉइंट एकदम सिमेट्रिकल है, तो सारे में रिपल्शन का फैक्टर भी सेम होगा। अगर रिपल्शन का फैक्टर सेम है तो लोन पेयर को कहीं पे डालो फर्क नहीं पड़ रहा। तो जैसे मान लो ऊपर वाले ब्लू पेन को हम हटा देते हैं, अगर इस ब्लू पेन को हटा दे तो ये हम लोग को दिखाई नहीं देगा। अब बाकी जो स्ट्रक्चर है अगर उसको कंसिडर करें, तो ये स्ट्रक्चर वाले पार्ट को अगर ढंग से देखो तो सामने से देखने पे दिख रहा है यहाँ पे कि एक ट्रायंगल टाइप का फॉर्मेशन है। यहाँ पे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, एक ट्रायंगल वाला पार्ट है, लेकिन ये प्लानर स्ट्रक्चर नहीं है। ऊपर से एक पॉइंट हम लोग नीचे ज्वाइन करा रहे हैं, तो एक ट्रायंगुलर बेस है और ऊपर से एक पॉइंट को यहाँ ज्वाइन कराया है। तो अगर हम लोग इस तरह का केस लेके चलेंगे जहाँ पे हम लोगों का एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम लोग 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करा रहे हैं और ये प्लानर स्ट्रक्चर नहीं है, तो इस केस में जब नीचे के तीनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करा देंगे, तो उस केस में हम लोग लास्ट क्लास में इस तरह के शेप की बात कर रहे थे, एक पिरामिडल टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें यहाँ पे एक फेस होगा, दूसरा फेस होगा और ये तीसरा फेस कंसिडर कर सकते हैं। तो इस केस में हम लोगों का 3 ही बॉन्ड है, लेकिन तीनों बॉन्ड वाला पार्ट एक लोन पेयर के होने की वजह से कभी भी प्लानर स्ट्रक्चर में नहीं हो रहा है। इस तरह के शेप को हम लोग पिरामिडल शेप बोलेंगे, और क्योंकि ट्रायंगुलर बेस है तो इसलिए हम लोग इस चीज को ट्रायगोनल
पिरामिडल स्ट्रक्चर बोलेंगे। और ध्यान रखना है यहाँ पे हम लोग वर्ड ट्राइगोनल यूज करते हैं, ट्रायंगुलर वर्ड यूज नहीं करते। जब 3 डायमेंशन में चले जा रहे हैं हम लोग तो ट्राइगोनल वर्ड यूज करते हुए काम कर रहा है। तो हम लोग का शेप वाला पार्ट ट्राइगोनल पिरामिडल निकल के आ जाएगा। और उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ए के रिस्पेक्ट में एक एटम बी, दूसरा एटम बी और तीसरा एटम बी, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है आराम से। और बॉन्ड एंगल फिर से डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि लोन पेयर के रहने की वजह से बॉन्ड एंगल थोड़ा थोड़ा चेंज होगा। कैसे चेंज होगा बॉन्ड एंगल के कंपैरिजन में हम लोग आराम से डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद हम लोगों का थर्ड पार्ट, हम लोग का एक बॉन्ड पेयर और कम कर दिया और एक लोन पेयर बढ़ा दिया। तो पहले AB4 था, फिर AB3L आया, फिर AB2L2 आएगा, ऐसा कंसिडर कर रहे हैं। अब अगर मान लो ये शेप लेकर के चले तो फिर से हम उस शेप वाले पार्ट की बात करते हैं जो हम लोग के पास पड़ा हुआ था। मान लिया मॉलिक्यूल दे रखा है, तो इस मॉलिक्यूल वाले पार्ट को अगर हम लोग कंसिडर करना शुरू करेंगे तो पहले तो बोला था कि चारों बॉन्ड एग्जैक्टली सेम है, कहीं से भी किसी को हटाओ फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको हटा दिया। अब उसके बाद ये 3 पार्ट है, तो इन तीनों पार्ट में भी तो कोई डिफरेंस नहीं है, एग्जैक्टली सिमेट्रिकल पार्ट है, तो किसी को भी हटा दो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो फिर से इस ब्लू वाले को हटा दे रहे हैं, बचा 2 पार्ट। तो अगर 2 पार्ट है तो आइदर इस चीज को हम लोग वी शेप बोलेंगे और नहीं तो इसी चीज को हम लोग बेंड शेप भी आराम से बोल सकते हैं। तो जब हम लोगों का 2 लोन पेयर रहेगा तो ज्योमेट्री वाला पार्ट तो अभी भी टेट्राहेड्रल रहेगा, लेकिन हम लोगों का जो शेप वाला पार्ट है उसको हम लोग बेंड शेप या फिर वी शेप आराम से बोल सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मॉलिक्यूल लीनियर नहीं हो रहा, लोन पेयर के एग्जिस्टेंस की वजह से रिपल्शन का फैक्टर एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। आराम से बेंड शेप या वी शेप वाला पार्ट हम लोग इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। बॉन्ड एंगल कंपैरिजन नहीं कर रहे। फिर उसके बाद अगर मान लो ABL3 होता तो फिर से 2 एटम है केवल, इस तरह के कंसिडरेशन का कोई सेंस नहीं है, हमेशा लीनियर शेप ही निकल के आएगा। तो इस चीज को हम लोग आराम से छोड़ सकते हैं। इसके बाद का जो पॉइंट है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मान लो हम लोग इसके बाद कौन सा हो गया, 1 2 3 4, इसके बाद का जो हाइब्रिडाइजेशन है ये काफी इंपॉर्टेंट हाइब्रिडाइजेशन है। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स है जो हम लोग को ध्यान रखने होते हैं, एक एक छोटा छोटा स्पेसिफिक पॉइंट भी काफी काम का है। sp3d हाइब्रिडाइजेशन, पहला तो ये चीज कि अगर sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा तो हम लोग के पास 5 बॉन्ड होने चाहिए कम से कम। और अगर 5 बॉन्ड होगा तो इस केस में इससे रिलेटेड जो शेप वाला पार्ट कंसिडर किया जाता है उस चीज को हम लोग ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर बोलते हैं। बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर सबसे पहला चीज। फिर उसके बाद जो शेप होता है उस चीज को भी हम लोग ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ही बोला करते हैं। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि जब हम लोग का एक भी लोन पेयर नहीं रहेगा तो शेप और ज्योमेट्री एग्जैक्टली सेम रहेगा। बट इसका शेप हम नीचे मेंशन कर रहे हैं, लास्ट क्लास में मेंशन भी किया था कि हम लोग ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर को जब मेंशन करेंगे तो सेंट्रल एटम के रिस्पेक्ट में एक ट्राइंगल वाला पार्ट हम लोग मेंशन किया करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग एक बॉन्ड ऊपर वर्टिकली और एक बॉन्ड नीचे वर्टिकली ऐसा मेंशन कर सकते हैं। इस चीज को ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर बोला जाता है क्योंकि ऊपर वाले पॉइंट को जब हम लोग इन तीनों पॉइंट से ज्वाइन कराएंगे तो एक ट्राइगोनल पिरामिड बनेगा, नीचे वाले पार्ट में भी एक ट्राइगोनल पिरामिड बनेगा, तो ओवरऑल ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर निकल के आ गया। लेकिन इसमें पॉइंट ये चीज तो ध्यान रखना है, सबसे पहला चीज इसमें जो ध्यान रखना होगा बॉन्ड एंगल। तो इस केस में बॉन्ड एंगल्स क्या क्या है जवाब दे सकते हैं सब लोग आपस में मिलकर, जो जवाब आता है बता सकते हैं बॉन्ड एंगल क्या क्या है। सर 120 और 90। 120 डिग्री और 90 डिग्री पक्का? हाँ हाँ सर, यही लग रहा है। पक्का? सर एक 180 भी होगा। 120, 90, 180, ये जो थीटा है ये वाला पार्ट 120 डिग्री होगा। बेसिकली ये तीनों को थीटा मान लेते हैं, ये तीनों एंगल 120 डिग्री होगा। दूसरा ये जो थीटा वाला पार्ट है इसको हम लोग व्हाइट वाले पार्ट से नोट कर रहे हैं। ये पार्ट या फिर इधर वाले पार्ट का एंगल या फिर इधर वाले पार्ट का एंगल, ये सारा का सारा मतलब ये जो वर्टिकल बॉन्ड ऊपर और नीचे वाला पार्ट है इससे जो भी एंगल्स है ये सारे एंगल्स हम लोग 90 के बराबर कंसिडर कर सकते हैं। बट ये भी तो एक पार्ट है यहाँ से लेकर के नीचे वाला पार्ट, इसको भी तो बॉन्ड एंगल बोलेंगे, और ये एंगल वाला पार्ट हम लोग का 180 डिग्री के बराबर है। तो 180 डिग्री वाले पार्ट को हम इस कलर से डाल देते हैं, 90 डिग्री वाले पार्ट को हम लोग आराम से प्रिंट आउट के बाद तुम लोग को व्हाइट कलर का दिखाई देगा, सॉरी ब्लैक कलर का दिखाई देगा, अभी व्हाइट कलर से डाल रखा है और 120 डिग्री ब्लू कलर से मेंशन कर रहा है।
3 डिफरेंट एंगल है जो कि एनसीईआरटी में शायद नहीं दे रखा। एनसीईआरटी में केवल 120 और 90 डिग्री दे रखा है, बट 180 डिग्री भी एंगल एग्जिस्ट कर रहा है, पहला चीज। दूसरा, इसमें एक कंसिडरेशन जो ध्यान रखना है अपने को, वो ये है, इसमें जो हम लोग के 5 बॉन्ड्स है वो पांचों बॉन्ड सेम नहीं होते, और यही सब पॉइंट्स का हम लोग को ध्यान रखना होता है। तो अगर हम लोग इस पार्टिकुलर शेप की बात करेंगे, इस केस में हम लोगों का जो 5 बॉन्ड्स है, इनमें से 2 बॉन्ड्स अलग टाइप का होता है और 2 बॉन्ड्स अलग टाइप का होता है। इसमें से ऊपर वाले पार्ट को हम दूसरे कलर से डिनोट कर देते हैं और नीचे वाले पार्ट को भी। ये जो हम लोगों का पिंक वाला बॉन्ड है, इस चीज को एक्सियल बॉन्ड बोला जाता है। और उसके अलावा ये जो ट्रायंगल में बॉन्ड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये मतलब हॉरिजॉन्टल वाले पार्ट में ब्लू कलर के जो बॉन्ड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक चीज को इक्वेटोरियल बॉन्ड्स बोला जाता है। उसको इस तरीके से समझना, तो ट्रायंगल के प्लेन में जो एग्जिस्ट करेगा दैट इज कॉल्ड एज इक्वेटोरियल बॉन्ड, और उस प्लेन के परपेंडिकुलर ऊपर और नीचे डायरेक्शन में जो एग्जिस्ट करेगा उस चीज को हम लोग एक्सियल बॉन्ड बोला करते हैं। अपने कॉपी में जहाँ पे टेबल बनाया है उसके बाद से ये शेप वाला पार्ट लिखना शुरू करो। एक तो सबसे पहले ये स्ट्रक्चर बनाओ जो राइट साइड में दिया है। हाइब्रिडाइजेशन लिखना है तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन लिख लो, उसका शेप लिख लो ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। उसमें सबसे पहले ये दूसरा स्ट्रक्चर बनाओ, दूसरे स्ट्रक्चर के बाद उसका बॉन्ड एंगल साइड में मेंशन करो, फिर ये पहला स्ट्रक्चर मेंशन करना है। फटाफट नोट करो इस चीज को। एक्सियल बॉन्ड और इक्वेटोरियल बॉन्ड बाद में भी आएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आएगा, बट वहाँ का एक्सियल बॉन्ड इक्वेटोरियल बॉन्ड थोड़ा अलग है। ऑल्दो बहुत अलग तो नहीं है, वहाँ पे भी एक्सियल का मतलब ऑलमोस्ट इसी टाइप का है कि जो प्लेन के वर्टिकली ऊपर या नीचे जा रहा है, और इक्वेटोरियल बॉन्ड वाले पार्ट का मतलब भी जो प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन थोड़ा अलग अलग कंसिडरेशन वहाँ पे। और अगर डायग्राम नोट कर लिया तो उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट पे ध्यान दो, जिससे अगर हम लोग बी एटम की बात करें जो हम लोग का एक्सियल बॉन्ड है, तो बी एटम के रिस्पेक्ट में एक 90 डिग्री, दूसरा 90 डिग्री, तीसरा 90 डिग्री। इसका मतलब एक ऊपर वाले बी एटम वाले पार्ट को एटलीस्ट 3 बी एटम से 90 डिग्री पे रिपल्शन मिल रहा है। नीचे वाले केस में भी सेम सिनेरियो है। तो अगर एक बी एटम के रिपल्शन की बात करें हम लोग, तो इस चीज को 3 90 डिग्री पे रिपल्शन मिल रहा है, जो कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे, सॉरी जो एक्सियल पोजीशन वाला बॉन्ड है उसके रिस्पेक्ट में बात करें तो। जबकि अगर हम लोग ये दूसरे वाले पार्ट की बात करें अगर इक्वेटोरियल बॉन्ड की, तो इक्वेटोरियल बॉन्ड वाले पार्ट के किसी भी एक एटम को 2 90 डिग्री पर रिपल्शन मिलेगा, और उसके अलावा 2 120 डिग्री पर रिपल्शन मिलता है। मतलब अगर हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन के किसी एटम को कंसिडर करके चले, तो इक्वेटोरियल पोजीशन के एटम को 2 90 डिग्री पर रिपल्शन मिल रहा है और बाकी 2 120 डिग्री वाले पार्ट पे रिपल्शन मिल रहा है। और अगर हम लोग एक्सियल पोजीशन की किसी एक एटम को लेके चले तो 3 90 डिग्री पे रिपल्शन है। तो एक चीज सोच के देखो, जैसे मान लो कि हम लोग 2 एटम्स को रख रहे हैं, एक बी एटम वाला पार्ट और दूसरा बी एटम 90 डिग्री पे रखे, तो यहाँ पे डिस्टेंस वाला पार्ट थोड़ा कम होगा। बट अगर इसी एटम वाले पार्ट को 120 डिग्री पे लेके चले जाए तो हम लोग का एटम्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, एटम का मतलब बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स है, तो अगर इलेक्ट्रॉन्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ गया तो ऑब्वियस सी बात है उसका रिपल्शन का फैक्टर घट जाएगा। तो अगर हम लोगों का 90 डिग्री पे 2 एटम होगा तो इसमें रिपल्शन का फैक्टर भी हाइयर होगा, जबकि 120 डिग्री पे रिपल्शन का फैक्टर काफी घट जाता है। इनफैक्ट
ऐसा अगर हम लोग कंसिडरेशन देखें कि दो तो 90 डिग्री पे रिपल्शन था और दो 120 डिग्री पे रिपल्शन, जबकि पहले वाले केस में हम लोग का तीनों रिपल्शन 90 डिग्री पे था, तो दो 90 डिग्री का रिपल्शन एक्सियल में भी था, दो 90 डिग्री का रिपल्शन इक्वेटोरियल में भी था, तो कैंसिल आउट कर दिए। बचा एक 90 डिग्री का रिपल्शन हम लोगों के एक्सियल में और दो इक्वेटोरियल पे 120 डिग्री का रिपल्शन एक्सियल वाले ये इक्वेटोरियल पोजीशन वाले पार्ट में। तो हम लोग का जो एक 90 डिग्री का रिपल्शन निकल के आता है, ये 90 डिग्री वाले पार्ट का रिपल्शन ज्यादा निकल के आता है एज कम्पेयर टू दो 120 डिग्री वाले पार्ट के रिपल्शन, क्योंकि 120 डिग्री पे जाने पे एटम बहुत दूर चले जाते हैं, रिपल्शन का फैक्टर बहुत कम हो जाता है। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है जो कि हम लोगों को इक्वेटोरियल पोजीशन वाले पार्ट में प्रॉपरली याद रखना होता है कि हम लोगों के एक्सियल पोजीशंस पे रिपल्शन का फैक्टर हाई होता है एज कम्पेयर टू इक्वेटोरियल पोजीशंस, और अगर हम लोग एक्सियल पोजीशन पे रिपल्शन का फैक्टर हाई मिल रहा है हम लोगों को, तो लोन पेयर का रिपल्शन का फैक्टर सबसे हाईएस्ट होता है। लास्ट क्लास में बोला था लोन पेयर रिपल्शन या लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, बेसिकली लोन पेयर के रिपल्शन का फैक्टर सबसे हाईएस्ट होता है। और अगर एक्सियल पोजीशंस पे सबसे हाईएस्ट रिपल्शन का फैक्टर है एज कम्पेयर टू इक्वेटोरियल पोजीशन, तो लोन पेयर कभी भी एक्सियल पोजीशंस पे नहीं जाना चाहेगा। इस एक छोटे से थ्योरेटिकल पॉइंट का थोड़ा ध्यान रखना होगा, ये हम लोगों के शेप को डिटरमाइन करते वक्त बहुत ही मैटर करता है। तो इसके नीचे पॉइंट स्टार मार्क करके रखना और पॉइंट नोट कर लो। एक्सियल पोजीशंस has higher repulsions as compared to the equatorial position, as compared to the equatorial position. Therefore, lone pairs are placed at equatorial positions. Lone pairs are placed at equatorial positions. और जो सेकंड पॉइंट है इसको 4-5 स्टार मार्क कर लो। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान भी रखना है। इस चीज का एप्लीकेशन खैर बिल्कुल यूनिकली अलग तरीके से है ये रिपल्शन के फैक्टर, बट इसका एप्लीकेशन का फैक्टर है बेसिकली जो कि बॉन्ड लेंथ से एसोसिएटेड है। जैसे मान लो हम लोग पहले जब sp हाइब्रिडेशन की बात किए थे तो सिमेट्रिकल शेप था, दोनों बॉन्ड एग्जैक्टली सेम रिपल्शन फील कर रहे थे, तो दोनों का जो बॉन्ड का डिस्टेंस होगा एग्जैक्टली सेम होगा। अगर एटम सेम है तो बॉन्ड का लेंथ एग्जैक्टली सेम होगा, क्योंकि जितने डिस्टेंस पे ए के साथ बी होगा उतने ही डिस्टेंस पे ए के साथ दूसरा बी होगा। अगर हम लोग AB2 टाइप का शेप ले रहे थे sp2 हाइब्रिडाइजेशन में, तो इधर भी रिपल्शन का फैक्टर सेम था। इसका मतलब यहाँ पे भी रिपल्शन का फैक्टर सेम होने से सारे एटम्स इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, तो यहाँ भी बॉन्ड लेंथ सेम होगा। टेट्राहेड्रल शेप की जब बात कर रहे थे तो टेट्राहेड्रल शेप वाले पार्ट में भी सिमेट्रिकल शेप था। अभी पेन से तुम लोग को बना के दिखाया था ये चीज, एग्जैक्टली सिमेट्रिकल शेप है। अगर सिमेट्रिकल शेप है तो सब में रिपल्शन का फैक्टर सेम होगा, और अगर सब में रिपल्शन का फैक्टर सेम होगा तो सारा बॉन्ड लेंथ भी एग्जैक्टली सेम होगा। लेकिन हम लोगों के sp3d हाइब्रिडाइजेशन वाले पार्ट में अगर हम लोगों का एक्सियल पोजीशन वाले पार्ट का रिपल्शन का फैक्टर ज्यादा है एज कम्पेयर टू इक्वेटोरियल पोजीशन, तो जिस एटम को ज्यादा रिपल्शन मिल रहा है वो ज्यादा दूर पे रहना चाहेगा। अगर सब में एग्जैक्टली सेम रिपल्शन का फैक्टर होता तो सारे इक्वल डिस्टेंस पे होते, लेकिन हम लोगों के ऊपर वाले एटम का मतलब बी वाले एटम का रिपल्शन का फैक्टर हाइयर है एज कम्पेयर टू बाकी एटम, मतलब एक्सियल पोजीशन में ऊपर और नीचे वाले एटम्स का रिपल्शन का फैक्टर हाइयर है एज कम्पेयर टू बाकी एटम्स। तो जिनके रिपल्शन का फैक्टर ज्यादा है वो रिपल्शन होने से थोड़े दूर पे जाना चाहेंगे, और अगर ये दोनों एटम ज्यादा दूर पे चले गए तो दो एटम्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ा, मतलब बॉन्ड लेंथ भी बढ़ जाएगा, ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं। तो अगर हम लोगों का sp3d हाइब्रिडाइजेशन है तो बॉन्ड लेंथ सेम निकल के नहीं आता है। इस एक पॉइंट का थोड़ा ध्यान रखना है, पॉइंट मेंशन कर लो। ड्यू टू हायर रिपल्शन at axial position
at axial position, the bond length at axial position is larger than equatorial position. The bond length at axial position is larger than equatorial position. और इसका एक छोटा सा एक्सेप्शन है, ऑल्दो एक्सेप्शन तो हम लोग को याद नहीं रखना है, बट ठीक है, बस हम बता रहे हैं, जिंदगी में कभी ऐसा एक्सेप्शन सामने आए तो समझ लेना कि यही चीज था। PF5 मॉलिक्यूल में ऑल बॉन्ड्स आर सेम। सबसे पहला चीज तो ये है कि PF5 मॉलिक्यूल होगा तो उसका शेप क्या निकल के आएगा। शेप निकालते वक्त क्या करेंगे, पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। तो फॉस्फोरस सेंट्रल एटम लेविस स्ट्रक्चर बनाया, तो इसके इसमें 5 फॉस्फोरस एटम कंसिडर कर लिया। फॉस्फोरस में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, पांचों डिस्ट्रीब्यूशन में चला गया, और अगर पांचों डिस्ट्रीब्यूशन में चला गया तो इस केस में हम लोग के पास कोई लोन पेयर नहीं बचेगा। sp3d हाइब्रिडाइजेशन, sp3d हाइब्रिडाइजेशन में अगर कोई लोन पेयर नहीं है तो इसका मतलब हम लोग का शेप वाला पार्ट ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कंसिडर कर सकते हैं। अगर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है तो इन जनरल एक्सियल पोजीशन का लेंथ बड़ा होता है एज कम्पेयर टू इक्वेटोरियल पोजीशन, लेकिन इस केस में सारे बॉन्ड बराबर होते हैं। उसके पीछे एक रीजन है, ऑल फ्लोरीन बॉन्ड्स keeps exchanging their position। जितने भी फॉस्फोरस और फ्लोरीन के बॉन्ड्स हैं वो सारे फ्लोरीन बॉन्ड एक्सचेंज करते रहते हैं। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक चीज पढ़ा होगा कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपने पोजीशन एक्सचेंज करता है, स्विच करते रहते हैं। तो जो एक्सचेंज होता है इलेक्ट्रॉन्स का, उसी टाइप का यहाँ पे कंसिडरेशन लेके चलो कि सारे फ्लोरीन अपने पोजीशन को एक्सचेंज करते रहते हैं। जो एक्सियल वाला पार्ट इक्वेटोरियल पे गया, जो इक्वेटोरियल वाला पार्ट एक्सियल पे गया, इस स्विचिंग के वजह से हम लोग का सारा फॉस्फोरस फ्लोरीन बॉन्ड एग्जैक्टली सेम लेंथ का निकल के आता है। बट ये केवल एक एक्सेप्शनल केस है, काम का भी नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में दे नहीं रखा, ये फैक्ट नहीं दे रखा कि ऐसा एक्सचेंज होता है। बस एक ही थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि अगर PCl5 होता तो PCl5 वाले पार्ट में एक्सियल बॉन्ड अलग होगा, इक्वेटोरियल बॉन्ड का लेंथ अलग होगा। इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना होता है, नोट कर लो इस चीज को। सर अगर ये कंटिन्यूअसली मूव करते रहता है तो इसका हम लोग स्ट्रक्चर इसी को कैसे बोलेंगे? कंटिन्यूअसली मूव नहीं भी हो करता, सकता है। कंटिन्यूअसली मूव करना एक अलग पार्ट चीज है, लेकिन जैसे होता है ना कि मान लो उसको ऐसा समझो कि कभी स्कूल में वो किया है, रेस दौड़ा है 200 मीटर का। हाँ, तो जैसे 200 मीटर का रेस होता है तो कैसा है, सर्कुलर ग्राउंड है क्या तुम्हारे स्कूल में? बहुत है। अच्छा बहुत है, चलो छोड़ो। तो जैसे मान लो कि सर्कुलर ग्राउंड नहीं होता, बड़ा छोटा सा ग्राउंड है, मान लेते हैं 100 मीटर का ही ग्राउंड है तुम्हारे स्कूल में। तो 100 मीटर के ग्राउंड में अगर रेस कराना है तो क्या करते? 100 मीटर के ग्राउंड में 200 मीटर का रेस कराना है तो क्या करेंगे? इसमें सर्कल ही बनाना पड़ता। अरे पगला आदमी, मान लो 10 आदमी है, हर एक आदमी अपना एक पोजीशन ले लिया, तो कैसे सर्कल बना देंगे हम? यहाँ पे जगह ही नहीं है, तब क्या करेंगे? सर एक बार इधर से उधर जाएगा, उधर से इधर आएगा। हाँ ठीक है, तो जैसे यहाँ से इधर गया और तुरंत यहाँ एक लाइन छू करके वापस लौट गया, तो कब लाइन छू करके वापस लौटा ये पता चलेगा क्या? चलेगा। चलेगा। तो जिस टाइम पे जैसे इसमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा कि लाइन छू करके जस्ट वापस निकल गए, लेकिन पता एग्जैक्टली चल जाएगा कि किस इंस्टेंट पे वापस जा रहा है ये चीज। इस टाइप का कंसिडरेशन लेके चल सकते हैं, समझ आया? सर पर अगर देखिए जैसे वहां पे जो सबसे ऊपर वाला फ्लोरीन है वो सबसे नीचे भी तो जाएगा। तो और जब 3D में सब होता है तो वो कैसे भी किधर से भी जाएगा। तो अगर इसको देखा जाएगा तो ये अरे तो स्फेरिकल टाइप में नहीं। ऐसा नहीं है ना कि मॉलिक्यूल घूम रहा है, ऐसा नहीं कि ये इधर गया तो ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया, ऐसा नहीं हो रहा। ऐसा हो रहा तो लगेगा कि मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है। एक बार इन दोनों के बीच में एक्सचेंज हो गया, फिर उसका सिस्टम थोड़ा रुका, फिर किसी दूसरे में एक्सचेंज हो गया, फिर सिस्टम थोड़ा रुका। ठीक है, अब मान लो कि इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज की बात करते हैं हम लोग, तो ऐसा थोड़ा ना होता है कि इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज जब ये इधर जाता है तो इधर आता है कि हमको मालूम है। ऐसा थोड़ा ना कि ये इधर जाता है तो ये आगे चला जाता है, इधर आ जाता है, ऐसा होता है क्या? ये क्या बोलते हैं, गेम चल रहा है। इलेक्ट्रॉन को कौन देखा है?
छोड़ो फिर, नो कमेंट्स। इलेक्ट्रॉन को देखा है क्या तुम? क्या है कमेंट करे, बस ये फैक्ट याद करो। चलो इसके आगे एक और पॉइंट पे ध्यान रखना, जैसे एक तो ये केस हो गया कि हम लोग का इक्वेटोरियल पोजीशन वाले पार्ट पे लोन पेयर एग्जिस्ट करेगा, तो हम लोग यहाँ से सबसे पहला सिनेरियो निकल के आएगा कि अगर हम लोग AB5 टाइप में एक लोन पेयर डाल दें तो हम लोग का ज्योमेट्री वाला पार्ट तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आएगा, इसमें दिक्कत नहीं है। और अगर हम लोग उस शेप वाले पार्ट को कंसिडर करें, ए एटम के रिस्पेक्ट में 3 बी एटम हम लोग के ट्रायंगल पे है और उसके अलावा 2 बी एटम वाला पार्ट हम लोग के एक्सियल पोजीशन पे है, तो यहाँ से अगर हम लोग एक एटम को हटा के यहाँ पे लोन पेयर डाल दें तो इस केस में हम लोग लास्ट क्लास में बताए थे, इस चीज को हम लोग सीसॉ शेप बोलते हैं। और इस केस में बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन हम लोग नहीं करेंगे किसी सेंसिबल में, मतलब कोई सेंस में बॉन्ड एंगल वाले पार्ट को यहाँ पे डिस्कस करना सही चीज नहीं होता है, क्योंकि लोन पेयर के रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल थोड़ा अलग होता है। एक सवाल आज होमवर्क देंगे तुम लोगों को, मालूम पड़ेगा कि बॉन्ड एंगल का कितना बड़ा कंसिडरेशन वहाँ पे हो सकता है। फिर इसमें दूसरा पार्ट हम लोग एक और लोन पेयर डाल दें तो AB3L2 टाइप, ज्योमेट्री तो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल होगा, लेकिन दूसरा लोन पेयर इन दोनों में से किसी एक जगह पे डालना है। तो इस बार हम एक काम करते हैं, हम लोग का जो ए एटम के अलावा 2 बी एटम और तीसरा बी एटम इक्वेटोरियल पोजीशन पे था, इसमें हम इन दोनों पोजीशन पे लोन पेयर डाल देते हैं। है तो सारा पोजीशन सेम ही, इन दोनों पोजीशन पे लोन पेयर डाल दिया, तो ये जो हम लोग का मॉलिक्यूल निकल के आया, अगर इस मॉलिक्यूल को ऐसा 90 डिग्री रोटेट कर दे तो 90 डिग्री रोटेट करने पे ए के रिस्पेक्ट में 2 बी एटम और उसके अलावा एक नीचे बी एटम, इस चीज को हम लोग टी शेप बोल सकते हैं, क्योंकि टी टाइप का स्ट्रक्चर निकल के आ रहा है, टी शेप कंसिडर किया जा सकता है हम लोग के लिए। और उसके बाद फिर हम लोगों का 3rd नंबर वाला पार्ट, अगर ए बी में हम लोग एक और लोन पेयर डाल दें तो 2L2 लेके चले, अगर हम लोग AB2L2 लेकर के चलेंगे तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब उसके बाद तीनों इक्वेटोरियल पोजीशन में तीसरे वाले को भी हटा देते हैं हम लोग, तो ए के रिस्पेक्ट में हम लोग का 3 इक्वेटोरियल पोजीशन है और 2 एक्सियल पोजीशन, एक को हटाया, दूसरे को हटाया, तीसरे को हटाया, तो एक स्ट्रेट लाइन निकल के आया, इसका मतलब लीनियर शेप कंसिडर कर सकते हैं। ये sp3d हाइब्रिडाइजेशन शेप या ज्योमेट्री के रिस्पेक्ट में काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसके तीनों पार्ट का बहुत ध्यान रखना होता है। चौथा पार्ट काम का नहीं है, क्योंकि ए बी टाइप में जाएंगे तो 2 ही एटम है, मतलब लीनियर शेप आएगा, वो किसी काम का नहीं है। इसमें एंगल बोल सकते हैं, इस केस में तीनों लोन पेयर है तो सब तरफ का रिपल्शन फिर से सेम हो गया, तो अगर सब तरफ का रिपल्शन सेम हो गया तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल 180 डिग्री फिक्स होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बोला जा सकता है। फिर इसके बाद जो अगला हाइब्रिडाइजेशन है हम लोग का 1 2 3 4 5वां नंबर, हम लोग sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन की बात कर सकते हैं। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग को 6 सिग्मा बॉन्ड चाहिए, तो हम लोग का पहला कंसिडरेशन AB6 टाइप का पार्ट, और इस तरह के केस में हम लोग स्क्वायर बाइपिरामिडल शेप, और इसी चीज को हम लोग ऑक्टाहेड्रल शेप भी बोला करते हैं, स्क्वायर बाइपिरामिडल और ऑक्टाहेड्रल शेप। और जो इस केस में ज्योमेट्री है वही चीज शेप निकल के आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और रिप्रेजेंट करने का तरीका लास्ट क्लास में बताया था कि हम लोगों के सेंट्रल एटम के रिस्पेक्ट में एक रोम्बस टाइप का शेप हम लोग बना देते हैं, ऑल्दो रोम्बस होता नहीं है, होता है स्क्वायर है, और इस चीज में हम लोग सारे के सारे पोजिशन पे एटम्स वाले पार्ट को प्लेस करते हुए काम करते हैं। तो हम लोग के एटम्स वाले पार्ट के रिस्पेक्ट में जैसे अगर मान लो ये शेप कंसिडर करें, तो इसमें स्क्वायर बाइपिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल शेप बोलने के पीछे लॉजिक ये होता है कि हम लोगों का जो स्ट्रक्चर वाला पार्ट है, इसमें अगर हम लोग टॉप मोस्ट पॉइंट से सारे के सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करा दे तो इस केस में 4 फेसेस निकल के आएगा। तो एक हम लोग का इस साइड का फेस निकल के आएगा, दूसरा सामने साइड में है, तीसरा राइट साइड में, और एक पीछे साइड में दे रखा। फिर उसके अलावा नीचे वाले पॉइंट्स को भी अगर ज्वाइन करा दे तो इन सबको ज्वाइन कराने से लोगों का टोटल 4 फेस निकल के आएगा, मतलब ओवरऑल 8 फेस निकल के आएगा। इस चीज को हम लोग ऑक्टाहेड्रल शेप आराम से बोल सकते हैं। और स्क्वायर बाइपिरामिडल, क्योंकि एक स्क्वायर पिरामिड ऊपर बन रहा है, एक स्क्वायर पिरामिड नीचे बन रहा है। बॉन्ड एंगल क्या क्या होना चाहिए इसमें, बताओ भाई, क्या होगा बॉन्ड एंगल? 90 डिग्री, बस 90 डिग्री, और एक तो 180 डिग्री भी। 90 डिग्री के अलावा 180 डिग्री वाला पार्ट, 2 एंगल होगा, ये सारे के सारे एंगल्स 90 डिग्री निकल के आएंगे। और उसके अलावा बी के रिस्पेक्ट नीचे का भी 180 डिग्री। वैसे एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे
इस केस में कोई इक्वेटोरियल कोई एक्सियल पोजीशन नहीं होता है। कहीं कहीं पर बुक्स में ऐसा दे देता है कि ऊपर वाला पार्ट एक्सियल है, नीचे वाला पार्ट एक्सियल है और इक्वेटर ये स्क्वायर वाले प्लेन में इक्वेटोरियल पोजीशन है। जहां पे भी ये चीज दे रखा है वो गलत दे रखा है। इस केस में सारे बॉन्ड्स फिर से सेम होते हैं, कहीं कोई डिफरेंस नहीं होता। इस केस में कोई इक्वेटोरियल कोई एक्सियल पोजीशन नहीं होता है। इस पॉइंट पे एकदम प्रिसाइजली ध्यान रखना है, कोई एक्सियल इक्वेटोरियल पोजीशन नहीं बोलेंगे। एक चीज है वैसे कि हम लोग अगर एक लोन पेयर डालते हैं, AB5L टाइप बोलते हैं हम लोग, मान लो AB5L टाइप, तो इस केस में ज्योमेट्री तो हम लोग का स्क्वायर बाय पिरामिडल होगा। और इसके अलावा हम लोग का अगर मान लो 6 बॉन्ड सेम है, सारे बॉन्ड सेम है, तो लोन पेयर को कहीं भी डालो फर्क नहीं पड़ेगा। किसी भी पोजीशन को लोन पेयर को डाल दो, एग्जैक्टली सेम टाइप का ही पार्ट निकल के आने वाला है। तो अगर हम लोग का स्क्वायर बाय पिरामिडल शेप है और एक लोन पेयर को डालेंगे, तो जैसे मान लो अगर ये एटम वाला पार्ट दे रखा था, ए के रिस्पेक्ट हम लोग 4 भी एटम्स लेके चल रहे थे, तो उसके अलावा एक वर्टिकली ऊपर और एक वर्टिकली नीचे, मान लो नीचे लोन पेयर डाल दिया, तो अगर नीचे वाले पोजीशन पर हम लोग लोन पेयर को प्लेस कर देंगे तो उसके वजह से लोन पेयर तो नहीं दिखाई देगा, बाकी बचेगा हम लोग का एक स्क्वायर के रिस्पेक्ट में पिरामिड वाले पार्ट का शेप। तो इसके हम लोग स्क्वायर बाय पिरामिडल के जगह पे स्क्वायर पिरामिडल शेप की बात कर सकते हैं अगर हम लोग का एक लोन पेयर रहा तब। अगर मान लो हम लोगों का 2 लोन पेयर रहा AB4L2, तो यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखना होता है कि लोन पेयर रिपल्शन सबसे हाईएस्ट होता है। तो अगर लोन पेयर रिपल्शन सबसे हाईएस्ट है तो हमेशा हम लोग लोन पेयर्स के रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए उसको मैक्सिमम डिस्टेंस पे प्लेस करेंगे। तो अगर एक लोन पेयर वाला पार्ट हम लोगों ने यहाँ पे नीचे प्लेस किया है, तो दूसरा लोन पेयर इसके 180 डिग्री अपोजिट डायरेक्शन में प्लेस करना चाहेंगे। तो जैसे अगर मान लो ये डायग्राम है, तो इस केस में हम लोगों का सेंटर एटम के रिस्पेक्ट में अगर एक लोन पेयर वाला पार्ट नीचे के डायरेक्शन में चला गया, तो उसके केस में दूसरा लोन पेयर हम लोग हमेशा ऊपर प्लेस करना चाहेंगे। तो बाकी बचा 4 एटम जो कि एक स्क्वायर के प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है। अगर स्क्वायर के प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है तो हम लोग एग्जैक्टली एक स्क्वायर के टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हुए काम कर सकते हैं। इस केस में हम लोगों को सोचने की जरूरत नहीं है। स्क्वायर वाले पार्ट में सेंटर में एटम, बाकी सारे के सारे जो बॉन्डेड एटम्स है वो एग्जैक्टली स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स पे एग्जिस्ट करेंगे। इस चीज को हम लोग स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर आराम से बोल सकते हैं। तो लोन पेयर का कंसिडरेशन ध्यान रखना है, जिसकी वजह से दोनों लोन पेयर को अपोजिट डायरेक्शन में डाला। अदरवाइज फिर हम लोग का नॉर्मल कंसिडरेशन में कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद अगर हम लोग मान लो एक और लोन पेयर डालते हैं, तो फिर से चारों बॉन्ड सेम है। अगर चारों बॉन्ड सेम है तो कहीं पे भी लोन पेयर को डालो फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इन चारों में से कहीं पे भी लोन पेयर वाले पार्ट को डालेंगे, एक मिनट, मान लो इन चारों में से लोन पेयर वाले पार्ट को हम कहीं पे भी डालना चाहेंगे, तो इस केस में हम लोगों के लोन पेयर के प्लेसमेंट के टाइम पे 4 में से किसी भी एक पोजीशन पे लोन पेयर को अगर डाला, तो जैसे यहाँ से मान लो लोन पेयर को डाले, तो ये चीज दिखना बंद हो जाएगा, बचेगा हम लोग का केवल ये टी शेप वाला पार्ट। तो फिर से हम लोग यहाँ पे टी शेप के स्ट्रक्चर की बात कर सकते हैं। फिर अगर एक और लोन पेयर डालना होता, तो अगर एक लोन पेयर इधर डाला है तो दूसरा उसके अपोजिट डायरेक्शन में डालते हैं, इसका मतलब हम लोग का लीनियर शेप निकल के आता। उसको हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट में कंसिडर कर सकते हैं। एक मिनट, एक पॉइंट नोट करो तब तक, शायद सिस्टम हैंग कर गया है। चलो एक मिनट रुक जाओ, बता देते हैं। AB2L4 टाइप अगर मेंशन करता, ऑल्दो इस तरह का कोई शेप निकल के नहीं आता, बट फिर भी AB2L4 वाले पार्ट में हम लोग का जो टी शेप है, इसमें बी एटम को हटाएंगे, आराम से लीनियर शेप निकल के आएगा। ऑल्दो ये काम का नहीं होता है अपने, तो इस चीज को कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। और AB टाइप का एटम लेने का कोई मतलब नहीं है, वो बिल्कुल अपने काम का नहीं होगा। फिर उसके बाद हम लोग छठे पार्ट की बात कर सकते हैं, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, जो कि काम का नहीं होता, एनसीईआरटी में दे भी नहीं रखा है, तो इसलिए ज्यादा डिस्कशन करने के लायक भी नहीं होता। लेकिन इसका हम लोग बेसिक शेप तो डिस्कस करेंगे। जैसे एक चीज सोच के देखो कि अगर sp3d था तो उसके इसमें ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आया, मतलब एक ट्रायंगुलर बेस था। अगर sp3d2 हुआ तो उसके इसमें स्क्वायर बाइपिरामिडल आया, मतलब एक स्क्वायर बेस था। तो अगर sp3d3 हुआ तो क्या होना चाहिए शेप, सॉरी ज्योमेट्री क्या होना चाहिए? पेंटागन।
पहले 3 का बेस था, फिर 4 का बेस हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है 5 के बेस की बात कर रहे हैं। इस केस में हम लोग पेंटागन वाला पार्ट मेंशन कर सकते हैं। तो अगर हम लोगों का sp3d3 हुआ, तो इस केस में हम लोग आराम से पेंटागोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर की बात कर सकते हैं। और पेंटागोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर वाले पार्ट में हम लोग का जो शेप है वो ऑलमोस्ट इस टाइप से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। ए एटम के रिस्पेक्ट में हम लोग के 5 एटम्स वाले पार्ट दे रखे, उसके अलावा एक बॉन्ड ऊपर और एक बॉन्ड नीचे मेंशन करके चल रहा है। तो ए के रिस्पेक्ट में 5 बी एटम्स है और उसके अलावा 2 हम लोग ऊपर और नीचे के पोजीशंस की बात कर रहे हैं। इस केस में फिर से इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशन रहेगा। जो वर्टिकल बॉन्ड है वो एक्सियल बॉन्ड हो जाएगा और जो हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट है उसको हम लोग इक्वेटोरियल बोल सकते हैं। एक चीज बताओ, बॉन्ड एंगल का वैल्यू क्या क्या होगा? जिसको भी जवाब देना दे सकता है। बॉन्ड एंगल का वैल्यू क्या क्या होना चाहिए? 72 और 180। 72 डिग्री, दूसरा 180 डिग्री, और एक बस 90 भी। 90 डिग्री पक्का? हाँ हाँ। और और कहाँ हो? हमको क्या मालूम, हम पूछ रहे ऐसे ही। 72 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, और कुछ है क्या? तो ये एंगल 72 होगा, कुछ और होगा? सर 72 का मल्टीपल भी है शायद। ये एंगल 72 होगा, ये एंगल वाला पार्ट 90 डिग्री होगा, मतलब एक एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन में 90 डिग्री होगा। उसके अलावा ये पोजीशन वाला पार्ट एक्सियल एक्सियल 180 डिग्री होगा। बट ये भी तो एक एंगल एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे, एक 72 है, तो ये भी तो हो सकता है एंगल। इसमें क्या तकलीफ है? सर ऐसे लेते जाएंगे तो बहुत ज्यादा ना बढ़ते जाएगा। हाँ बताओ बताओ, और कौन सा है बताओ, और कौन सा बढ़ेगा बताओ हमको थोड़ा। हम एक पेंटागन बना देते हैं तुम्हारे लिए। और कौन सा एंगल है? एक ही एंगल हो गया 72, ठीक है, एक ही एंगल हो गया 144, ये एंगल की बात कर रहा है। आप बोल सकते हैं। अच्छा, तो तुम ये एंगल की बात कर रहे हो, तो इसमें हम छोटा साइड लेंगे बड़ा साइड लेंगे? अच्छा हाँ, छोटा वाला ही ले लेंगे। तो बहुत ज्यादा हो जाएगा क्या? नहीं। जब देखो बहस करते रहते, इतना मार मारेंगे ना तुमको हम कभी। अच्छा ठीक है, मेरा मैथ्स खराब था इसमें। मैथ्स खराब था, मैथ्स खराब है, मैथ्स खराब रहेगा। चलो उसके आगे ध्यान रखना इसे बॉन्ड एंगल का। 144 डिग्री वाला पार्ट, 72, 180, 90 डिग्री और 144 डिग्री, ये 4 एंगल्स को हम लोग डिस्कस किया करते हैं। sp3d3 में हम लोग इसके आगे के शेप की बात नहीं करेंगे, क्योंकि कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा जो इसके आगे एग्जिस्ट कर सकता है। इनफैक्ट एक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता भी है जो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन में होता है, वो तुमको बुकलेट में खुद से सर्च करना है, XCF6। ये मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 है, लेकिन इसका शेप वाला पार्ट बिल्कुल यूनिकली कुछ अलग निकल के आता है। इसको ऐसे भी याद रखना होता है। एक बार इसको अपने बुकलेट के थ्योरेटिकल पार्ट में सर्च करके देखना, मालूम पड़ेगा तुमको। हो सके तो कॉपी में नोट करना, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में हम कॉपी में नोट कराएंगे इस चीज को। नोट कर लो ऊपर वाले पार्ट को, और ऊपर वाले पार्ट को नोट करने के बाद नीचे वाले पोर्शन को भी नोट करना। और अभी हम लोग केवल क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, एक एक करके सारे के सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन करते चले जाएंगे, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। ये थियोरेटिकल पॉइंट तो ध्यान रखना मस्ट है, और इसके बाद फिर क्वेश्चंस के डिस्कशन को पुट अप करना होता है। और इन क्वेश्चंस के डिस्कशन के लिए हम लोग को लेविस स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए, क्योंकि लेविस स्ट्रक्चर से हाइब्रिडाइजेशन निकाल पाएंगे, लोन पेयर मालूम कर पाएंगे, तभी हम लोग शेप या ज्योमेट्री की बात कर सकते हैं। तो जिन लोगों को लेविस स्ट्रक्चर नहीं बनाने आता है, छोड़ देना केमिकल बॉन्डिंग। वैसे यहाँ पे एक छोटा सा कंसिडरेशन बोल सकते हैं हम लोग डिस्कशन में,
यहाँ पे अगर लोन पेयर प्लेस करना है तो इस पर एक्सेल पोजीशन पे प्लेस करेंगे, क्योंकि एक्सेल पोजीशन पे हम लोग को 90 डिग्री का रिपल्शन मिल रहा है, जबकि इक्वेटोरियल पोजीशन वाले पार्ट पे हम लोग को 72 डिग्री का 2 रिपल्शन मिल रहा है। तो 72 डिग्री का रिपल्शन हाईयर होगा एज कम्पेयर टू 90 डिग्री, इसलिए इस पर एक्सेल पोजीशन पे लोन पेयर को रखना ज्यादा बेटर होता है। बट ऐसा कोई मॉलिक्यूल ही नहीं है तो हम लोग दिमाग ही नहीं लगाएंगे इसमें। और इसको नोट करने के बाद नीचे एक ये पार्ट नोट कर लेना XCF6 मॉलिक्यूल का। XCF6 sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन इसका शेप वाला पार्ट कुछ नया ही टाइप का रहता है। क्या होता है शेप, ये तुम लोग एक बार बुकलेट में सर्च करके देखना। चलो क्वेश्चन वाले पार्ट पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन वाले पार्ट में केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 2 पहले डिस्कस करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 2 वाले पार्ट में जो क्वेश्चन हम बोलेंगे केवल उन क्वेश्चंस को अभी देखते जाना, बाकी क्वेश्चन तुम लोगों को आराम से होमवर्क में दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, चलो ध्यान दो। तो केवल सवाल पढ़ना है तुम लोगों को और कुछ क्वेश्चन वाले पार्ट को सॉल्व नहीं करना है। विच इज द राइट स्ट्रक्चर ऑफ XCF4? अगर XCF4 का स्ट्रक्चर बनाना है तो सबसे पहला इसका लेविस स्ट्रक्चर बनाओ। तो हम लोग का ज़ेनॉन वाला पार्ट सेंट्रल एटम होगा। ज़ेनॉन सेंट्रल एटम होने के अलावा 4 फ्लोरीन दे रखा है, और ज़ेनॉन वाला पार्ट तो हम लोग का नोबल गैस होता है, मतलब 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 4 बॉन्ड में चला गया, इसका मतलब 2 लोन पेयर बच जाएगा। तो हम लोगों का 4 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp1p2 p3d1 d2 sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन कंसिडर कर सकते हैं। अगर हम लोग का हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है तो हम लोग का शेप वाला पार्ट, सॉरी ज्योमेट्री वाला पार्ट स्क्वायर बाय पिरामिडल होना चाहिए, लेकिन इसमें 2 लोन पेयर है। स्क्वायर बाय पिरामिडल में अगर 2 लोन पेयर है तो दोनों लोन पेयर अपोजिट डायरेक्शन में होगा। पहला तो एकदम से हटा दो, डी एकदम से हटा दो, बचा स्क्वायर बाय पिरामिडल। दोनों लोन पेयर 90 डिग्री पे हो नहीं सकता, हम लोग का अपोजिट डायरेक्शन में होगा, मतलब आराम से स्क्वायर प्लानर शेप बोल सकते हैं हम लोग। इस चीज को ध्यान रखते हुए काम करना होगा। क्वेश्चन नंबर 56 में, सॉरी 58 में। मान लो हम लोग इसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 63 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज गिवन बिलो हैव शेप सिमिलर टू XCO4 दे रखा। पहले XCO4 के जैसा शेप कौन से केस में है? तो इस केस में हम लोग लेविस स्ट्रक्चर बना के भी काम कर सकते हैं, लेकिन चलो लेविस स्ट्रक्चर बनाने के अलावा अगर हम लोग एग्जैक्टली स्ट्रक्चर के हिसाब से काम करें तो ज़ेनॉन के अलोंग लेविस स्ट्रक्चर बना दिया। ज़ेनॉन वाला पार्ट हम लोग का नोबल गैस है, मतलब 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। 8 में से हम लोगों का टोटल मिला के 4 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड और 2 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड, मतलब 6 बॉन्ड बन चुका है। 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा तो एक लोन पेयर बोल सकते हैं। एक लोन पेयर 5 बॉन्ड पेयर, मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 कंसिडर कर सकते हैं। अगर हम लोग का हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हुआ तब इस केस में हम लोग बाकी से अगर कंसिडर करना शुरू किए sp3d2 शेप को, sp3d2 शेप में हम लोग का एक लोन पेयर वाला पार्ट है। अगर sp3d2 होता है तो स्क्वायर बाय पिरामिडल, एक लोन पेयर प्लेस करते हैं तो स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर कंसिडर करते हुए काम करते हैं। तो हम लोग का शेप स्क्वायर पिरामिडल होना चाहिए इस मॉलिक्यूल में। बाकी को की कंपैरिजन करते हैं XCO3 वाला पार्ट। अगर XCO3 लेंगे तो ज़ेनॉन के अलोंग टोटल 3 ऑक्सीजन और 6 बॉन्ड बनाने के बाद 2 ही इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया। इस केस में अगर एक लोन पेयर है तो टेट्राहेड्रल शेप में एक लोन पेयर अगर होता है तो उस केस में पिरामिडल शेप की बात करते हैं। ये अपना आंसर तो हो नहीं सकता। IOF4 की अगर बात करें उसमें भी IOF4 प्लस लेकर के चल रहे हैं, तो IOF4 प्लस अगर कंसिडर करेंगे तो हम लोग का आयोडीन वाला जो पार्ट होता है उसमें 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। 7 में से एक पॉजिटिव चार्ज, मतलब एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन हट गया, बचा अपने पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 6 बॉन्ड में चला गया। अगर 6 बॉन्ड में चला गया तो इस केस में हम लोगों के पास टोटल sp3d हाइब्रिडाइजेशन आएगा। sp3d हाइब्रिडाइजेशन का मतलब हो गया कि हम लोग शेप वाले पार्ट में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। ये भी अपना आंसर नहीं हो सकता। बचा हम लोग का PCl5 वाला पार्ट। अगर PCl5 वाले पार्ट को कंसिडर करेंगे हम लोग तो इस केस में हम लोगों के फॉस्फोरस के ऊपर 5 क्लोरीन वाला पार्ट है और कोई लोन पेयर नहीं होगा। इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगा और शेप वाला पार्ट ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये भी आंसर नहीं होगा। बचा XCF5 वाले पार्ट में 5 फ्लोरीन है और ज़ेनॉन वाला पार्ट 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 में से एक इलेक्ट्रॉन हटा दो, 7 में से 5 बॉन्ड में चला गया, मतलब बचेगा अपने पास टोटल 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक चीज देखो, पहले वाले का स्ट्रक्चर और लास्ट वाले का स्ट्रक्चर 5 बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, इसमें भी 5 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर।
तो 5 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर, 5 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर। अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड सेम है, नंबर ऑफ लोन पेयर सेम है, तो हम लोग का हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा और हम लोग का ज्योमेट्री सेम होते हुए एक लोन पेयर होने से शेप वाला पार्ट भी सेम होगा। डायरेक्टली यहाँ से आंसर लिख सकते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर को निकालने की जरूरत नहीं है, अगर शेप को सिमिलर करना है तो सीधा हम लोग लेविस स्ट्रक्चर को इक्वेट कर देंगे, आंसर निकल के आएगा। लेकिन लोन पेयर का ध्यान रखते हुए काम करना है। फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 68 और स्टार मार्क किया मतलब मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन है। विच इज आर इन लीनियर शेप, कौन से मॉलिक्यूल का शेप लीनियर होगा? तो NO2+, N डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन पे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 4 बॉन्ड में चला गया और एक पॉजिटिव चार्ज है तो 5वां इलेक्ट्रॉन हट गया, तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। sp का शेप लीनियर, मतलब ये आंसर हो सकता है। HCF2 वाले पार्ट में 2 फ्लोरीन है और 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 2 बॉन्ड में चला गया, इसका मतलब 3 लोन पेयर होगा। 3 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर। लेकिन उसमें तीनों लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे चला जाएगा तो 2 एक्सियल बॉन्ड बचेंगे, मतलब लीनियर शेप। बी आंसर भी होना चाहिए। I3- का लेविस स्ट्रक्चर बताया था I2- के टाइप से। I2- जब बनेगा तो आयोडीन पे 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस एक नेगेटिव चार्ज मतलब 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 8 में से 2 बॉन्ड में चला गया, जब 2 बॉन्ड में चला गया तो अपने पास बच जाएगा 6 का मतलब हम लोग 3 लोन पेयर की बात कर सकते हैं। तो फिर से यहाँ पे हम लोग का एग्जैक्टली सेम टाइप का स्ट्रक्चर है। 3 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर की इक्वेटोरियल पोजीशन पर लोन पेयर जाएगा, 2 बॉन्ड पेयर मतलब लीनियर शेप। और बचा I3+ को अगर कंसिडर करेंगे तो 2 आयोडीन साइड में लगा दिया, आयोडीन के ऊपर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन हटा दिया, 6 में से 2 बॉन्ड में चला गया, इसका मतलब बचेगा अपने पास 4 का मतलब 2 लोन पेयर। तो हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट sp3 हुआ और sp3 में लीनियर शेप कभी भी नहीं आता है, बट फिर भी शेप का डिस्कशन कर लेते हैं। अगर sp3 शेप हुआ, हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो टेट्राहेड्रल शेप, और टेट्राहेड्रल शेप में अगर एक लोन पेयर होता है तो ट्राइगोनल पिरामिडल शेप होता है, और अगर 2 लोन पेयर होता है तो उस केस में वी शेप या फिर बेंड शेप होता है। मतलब ये आंसर नहीं हो सकता, ऑप्शन A, B, C आंसर कंसिडर किया जा सकता है। एनालॉगस वर्ड दे रखा है, द स्ट्रक्चर F2SeO इज एनालॉगस टू, एनालॉगस का मतलब सिमिलर टू। तो इस केस में ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करना, ऊपर इस तरह का सवाल, फिर एनालॉगस वाला वर्ड दे रखा है, सेम टाइप का सवाल मेंशन कर रहे हैं हम लोग। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर वाले पार्ट में, हाँ ठीक है, इतना क्वेश्चन सफिशिएंट है तुम्हारे लिए, इतना एग्जांपल बता देना, आराम से सफिशिएंट होगा। पहले लेविस स्ट्रक्चर बनाओ, उससे हाइब्रिडाइजेशन निकालो, हाइब्रिडाइजेशन तुम्हारे पास जो लिस्ट है उसमें शेप को देखो, याद नहीं रहेगा अभी शेप, अपने कॉपी में शेप को देखो, अगर याद हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी से इस चीज को अभी सॉल्व करने का है। तो होमवर्क वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 62, ऑल्दो 61 काफी अच्छा सवाल है, सोच समझ के काम करना। 61, 62, 64, और ये सब नाम का थोड़ा ध्यान रखना, जैसे पर्जेनेट आयन दे रखा है यहाँ पे, इन लिख रखा है यहाँ पे, पर्जेनेट आयन होगा यहाँ पे वर्ड। क्वेश्चन नंबर 64, ये सब नाम का थोड़ा ध्यान रखना, ये सब नाम हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन एक एक बार ढंग से पढ़ा करना, तो आगे जब भी आएगा तो याद आसानी से होता जाएगा। मतलब जैसे कभी कभी एक ही चीज को 3-4 बार बोलना पड़ता है, तब उसके बाद वो चीज याद रहता है, तो इसीलिए सब नाम को रिपीट करना ज्यादा बेटर होता है, 3-4 बार में अपने आप से याद हो जाएगा ये सब स्ट्रक्चर। 64 वाले पार्ट के बाद 66 के बाद 67 बहुत अच्छा सवाल है, अच्छे से दिमाग लगाना। फिर उसके बाद 68 तो हो चुका, 69, 70, 71, 72, नहीं 72 को छोड़ देना अभी, इसके वजह से छोड़ देना अभी के लिए, इसको रहने देना 72 को, या फिर चलो ठीक है इसको ट्राई करके देखना, अपने बुकलेट में थ्योरेटिकल पार्ट इसमें ढूंढने की कोशिश करना है कि इसका मतलब क्या होता है। ये हम सबसे लास्ट में लिखाया करते हैं, सॉलिड फेज में कौन कौन से कंपाउंड होता है, जैसे लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन में बोला था कि इसका थोड़ा ध्यान रखना, कहाँ गया, एक क्वेश्चन में कहीं पे दे रखा था ये चीज, phosphorus pentachloride in gaseous phase exists as monomer, in solid phase it exists as PCl4 plus and PCl6-। तो जो HCF6 है वो भी सॉलिड फेज में इसी तरीके से आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, PBr वाला पार्ट भी आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इन सब चीजों का हम लोग अलग से कंसिडरेशन थोड़ा ध्यान रखा करते हैं। तो ट्राई करके देखना उस क्वेश्चन को सर्च करने का, और गूगल मत करना, जो भी करना है तुम लोग को बुकलेट में सर्च करना है।
73 नंबर भी ट्राई कर लेना, 72, 73। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वाला पार्ट शुरू करेंगे। काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, मजा आएगा सॉल्व करके इस चीज को। फिर उसके बाद हम लोगों को इधर भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो तुमको अलग से ट्राई करना है इन सब के अलावा। एक क्वेश्चन तो अभी हम देने वाले हो, काफी अच्छा सवाल है, उसमें जितना हो सकता है दिमाग लाने की कोशिश करना, जितना ज्यादा से ज्यादा दिमाग लाने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 214, ये तुम्हारे जेई एडवांस का भी सवाल आ चुका है। जेई एडवांस में एग्जैक्टली कब आया था ये हमको ध्यान नहीं है, बट शायद 2008 में आया था ये सवाल। इसमें बॉन्ड एंगल वाले पार्ट में आइडियलाइज बोल दिया है। आइडियलाइज का मतलब हम लोग कोई बॉन्ड एंगल में डेविएशन की बात नहीं कर रहे हैं। इस चीज को सोच के देखना बहुत ही ढंग से। और यहाँ पे एक और चीज है, आइडियलाइज के अलावा भी यहाँ पे एक्चुअल एंगल भी दे रखा है, तो तुमको एक आइडिया लगेगा कि लोन पेयर होने से, ये रिपल्शन के फैक्टर थोड़े चेंज होने से एंगल जो है वो 180 डिग्री का जगह पे कुछ और भी हो सकता है। बट अभी हम लोग को इस पार्ट से कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन में, हम लोग को मतलब केवल इतने ही पार्ट से और वेस्टर्न थ्योरी के पार्ट से। बहुत अच्छा सवाल है, प्रॉपरली सोच के देखना, एक बार क्वेश्चन देखना, ढंग से इसका आंसर सोचना, आंसर मैच कराना। आंसर तुम्हारा गलत होगा ही होगा, पर ये सोच के देखना कि ये आंसर कैसे एग्जिस्ट कर रहा है। इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 236, टू 39, 243, 252, 255, 256, एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 11, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, 16, ये पार्ट 2 वाले पार्ट में, एक्सरसाइज 2 के पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 69, 70, 72,
नहीं 72 मत करना, इसमें बॉन्ड एंगल दे रखा है अभी, 72 नहीं। उसके बाद इंटीजर वाले पार्ट में सिंगल एंड डबल डिजिट इंटीजर पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 106, 108, एक ये चीज सर्च करके देखना, ये भी तुम्हारे बुकलेट में दे रखा है, ट्राइमर ऑफ SO3। ये ट्राइमर ऑफ SO3 का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है, S S S। उसके अलावा हर एक ऑक्सीजन सल्फर के बीच, सॉरी सल्फर और सल्फर के बीच में एक एक ऑक्सीजन होगा। उसके अलावा फिर हम लोग का ये ट्राइमर वाला पार्ट होता है, इस चीज को हम लोग ट्राइमर ऑफ SO3 बोला करते हैं। बार बार ये वर्ड आ रखा है इसलिए इसका स्ट्रक्चर हम बता दे रहे हैं। 117 ट्राई कर लेना। कॉम्प्रिहेंशन 1 पार्ट 1 में चलो रीड कर चुके अभी। कॉम्प्रिहेंशन 1 में एक कॉम्प्रिहेंशन 1 में ये सब सवाल नहीं सॉल्व कर सकते। 130 और 131 नहीं सॉल्व कर सकते अभी, ये दोनों को छोड़ देना। 130 और 131 छोड़ देना। कॉम्प्रिहेंशन 1 में केवल अभी हम लोग बाकी बचे सवाल को सॉल्व करेंगे। 127, 128, 129। मैच द कॉलम 151। इस तरह का सवाल बहुत पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाने वाले तुम लोगों को। इस तरह का सवाल बहुत यूज टू क्वेश्चन है। मैट्रिक्स मैच में शेप वाला पार्ट, ज्योमेट्री वाला पार्ट बहुत यूजुअली पूछा जाता है। 152, 151, 152, 155, प्रीवियस क्वेश्चन में आते हैं। जैसे इसमें अभी हम होमवर्क नहीं दे रहे, बस क्वेश्चन दिखा रहे हैं तुम लोगों को कि जैसे क्वेश्चंस वाले पार्ट में, इस तरह का मैट्रिक मैथ्स वाले पार्ट में इस तरह क्वेश्चन बहुत आसानी से पूछे जाते हैं। जैसे आगे ये पार्ट, ये ट्राई करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड मैट्रिक्स मैथ्स का सवाल है। आज तुम लोगों को एक रीडिंग असाइनमेंट दिया था। रीडिंग असाइनमेंट में तुम लोगों को P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक सबका शेप दिखाया था। उसमें देखना F ब्लॉक का जो ऑर्बिटल्स होता है उसका शेप कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्या क्या शेप होता है। थोड़ा 3 डायमेंशनल टाइप का शेप था, उसको एक बार देखना जरूर। ठीक है, इतने क्वेश्चन ट्राई करना। प्रीवियस ईयर हम लोग ट्राई करेंगे कि एक ही बार सबसे लास्ट में, जैसे तुम्हारा टॉपिक कंप्लीट होगा तो एक ही बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आराम से बनाते चले जा सकते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो आराम से पूछ सकता है, और अगर डाउट नहीं है तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बताओ भी अगर किसी को कोई डाउट है तो। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए इतना ही। अंशिका तो मेरे स्पीड से प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत हम तेज बोलने लग गए आजकल। चलो ठीक है, थोड़ा धीरे धीरे बोला करेंगे आगे से। चलो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।